हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 15, ठीक है। इसमें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन में टोटल आपके होंगे 25 क्वेश्चन, जिसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं इस सेशन के खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा के सबसे अधिक वक्ता हैं, ठीक है, यानी कि स्पीकर हैं। तो ये है आपका भारत में बांग्ला के। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हिंदी के बाद बांग्ला भारत की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 8.3 करोड़ बांग्ला भाषी हैं। बांग्ला मुख्य रूप से भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम राज्यों में बोली जाती है। इस भाषा की एक समृद्ध साहित्यिक विरासत है और यह भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 अनुसूची भाषाओं में से एक है। बांग्ला पश्चिम बंगाल राज्य की आधिकारिक भाषा भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MICR कोड में MICR का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का तात्पर्य मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, जो मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। इसमें चेक जैसे दस्तावेजों पर जानकारी छापने के लिए चुंबकीय स्याही और विशेष वर्णों का उपयोग शामिल होता है। MICR कोड का उपयोग कागजी दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है, जिससे धोखाधड़ी का जोखिम कम होता है। यह प्रौद्योगिकी चेक और अन्य वित्तीय दस्तावेजों के तीव्र एवं कुशल प्रसंस्करण की अनुमति देती है, ठीक है। MICR कोड की संरचना के बारे में बात करें तो MICR कोड एक 9 अंकीय कोड है, जो चेक पर बैंक और शाखा की पहचान करने के लिए छपा होता है, ठीक है। पहले 3 अंक शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगले 3 अंक बैंक का और अंतिम 3 अंक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक निकायों का उदाहरण कौन सा संगठन या फिर संस्था समूह है? ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत निर्वाचन आयोग, भारत के महान न्यायवादी और संघ लोक सेवा आयोग। दूसरा है ऑप्शन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग और भारत निर्वाचन आयोग। तीसरा ऑप्शन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। और चौथा ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय आयोग, प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और भारत के महान्यायवादी, ठीक है। तो जो भारत में संवैधानिक निकाय हैं वो है आपके भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के महान न्यायवादी और संघ लोक सेवा आयोग। ये सारे संगठन क्या है? संवैधानिक निकाय हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण जो राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर भारत के चुनावी प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होता है। भारत के महान न्यायवादी की बात करें तो भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार हैं और संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है जो संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करता है। ये निकाय भारत के संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं और देश के शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, नगर पंचायत, दूसरा है जिला पंचायत, तीसरा है नगर पालिका और चौथा है नगर निगम। तो जो शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन इनमें से नहीं है वो है आपका जिला पंचायत, ठीक है। जिला पंचायत भारत में जिला स्तर पर एक ग्रामीण स्थानीय शासन निकाय होता है। यह शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन की श्रेणी में नहीं आता है। जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। यह पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है और पूरे जिले के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम जैसे शहरी स्थानीय निकाय शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों के प्रशासन का संचालन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है भारती चंदन, जिसका सुमेलन किया गया है दक्कन पठार के पर्णपाती वन से। दूसरा है नीम अल्पाइन क्षेत्र से। तीसरा है फीकस मालाबार तट के आर्द्र वन से। और चौथा ऑप्शन है पाइन हिमालयी उष्णकटिबंधीय वन से, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से जो इनकरेक्ट है ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि अल्पाइन क्षेत्र से, ठीक है। नीम का जो आपका साइंटिफिक नाम है ये है आपका अजादिरेस्टा इंडिका। ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक वृक्ष है और मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और
उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। ठीक है, नीम उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह अल्पाइन या ठंडे जलवायु परिस्थितियों में पनपता नहीं है। ठीक है, अल्पाइन क्षेत्रों की विशेषता उच्च ऊंचाई और ठंडे तापमान होते हैं जो नीम के पेड़ों के विकास के लिए अनुपयुक्त हैं। नीम के पेड़ आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अपने सूखारोधी गुणों के लिए जाने जाते हैं। भारतीय चंदन का बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नाम है ये है आपका सैटिलम अल्बम। यह भारतीय चंदन भारत के दक्कन के पठार के शुष्क पर्णपाती वनों का मूल निवासी होता है। इसकी खुशबूदार लकड़ी और तेल के कारण इसका बहुत महत्व है, जिसका उपयोग इत्र और पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है, फीकस की बात करें तो ये मालाबार तट के नम जंगलों के बरगद जैसे पेड़ जैसी फीकस प्रजाति आम है। वे ठंडे मौसम और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अच्छी तरह अनुकूलित हैं। ठीक है, पाइन की बात करें तो पाइन के पेड़ आमतौर पर हिमालयी उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। वे ठंडी जलवायु और उच्च ऊंचाई के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक बौद्ध मंदिर है। ऑप्शंस दिए गए हैं निधिवन मंदिर, दूसरा है गोरखनाथ मंदिर, तीसरा है महाबोधि मंदिर और चौथा है विश्वनाथ मंदिर। जो सही जवाब है ये है आपका महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है। ठीक है, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यह मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। महाबोधि मंदिर की वर्तमान संरचना 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त काल के दौरान बनाई गई थी। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे प्रारंभिक बौद्ध मंदिरों में से एक है और इसे बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 400 साल पहले किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों में कुल्ल नामक स्थानीय नहर सिंचाई प्रणाली विकसित हुई थी। ये आपका हुआ था हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्ल नामक एक अनूठी पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। कुल्ल छोटी बहती हुई प्राकृतिक जलधाराएं हैं जिन्हें खेतों को पानी पहुंचाने के लिए मोड़ दिया जाता है। ये सिंचाई प्रणाली 400 से अधिक वर्षों से उपयोग में है। ठीक है, यह क्षेत्र के स्वदेशी ज्ञान और अस्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को दर्शाता है। इस क्षेत्र के किसान विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में सिंचाई के लिए कुल्ल पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पादन के 4 कारक क्या हैं। उत्पादन यानी प्रोडक्शन के 4 कारक आपके होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ठीक है, भूमि की बात करें यानी कि लैंड की बात करें तो यह उन सभी प्राकृतिक संसाधनों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। इनमें वह सब कुछ शामिल है जो प्रकृति प्रदान करती है, जैसे खनिज, वन, जल और भूमि। ठीक है, श्रम यानी कि लेबर की बात करें तो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले मानवीय प्रयास शारीरिक और मानसिक दोनों को शामिल करता है। इसमें शारीरिक श्रम से लेकर बौद्धिक प्रयासों तक लोगों द्वारा किए गए सभी प्रकार के कार्य शामिल हैं। पूंजी यानी कि कैपिटल की बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, मशीनरी और इमारतों से मिलकर बनता है। यह वित्तीय पूंजी से अलग है जो इन भौतिक परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए उपयोग किया जाने वाला धन होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता की बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए अन्य 3 कारकों को एक साथ लाने के लिए आवश्यक कौशल और जोखिम लेने की क्षमताओं को शामिल करता है। उद्यमी निर्णय लेने, नवाचार और संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में वायु खेलों का सर्वोच्च शासी निकाय कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं एरो क्लब ऑफ इंडिया, दूसरा है युवा मामले और खेल मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है भारतीय वायु खेल महासंघ और चौथा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। जो सही जवाब है ये है आपका भारतीय वायु खेल महासंघ। ठीक है, भारतीय वायु खेल महासंघ यानी कि ASFI यानी कि एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में वायु खेलों को नियंत्रण और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ASFI विश्व वायु खेल शासी निकाय फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के दिशा निर्देशों के तहत काम करता है। महासंघ का उद्देश्य विभिन्न वायु खेल गतिविधियों में एक संरचित ढांचा प्रदान करना और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना है। ASFI वायु खेल उत्साही लोगों के लिए बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकारी एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करता है। ठीक है, संगठन भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वायु खेल आयोजनों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा आयोजित समूहों में शामिल नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रामीण मॉडल बैंक, दूसरा है संयुक्त दायित्व समूह, तीसरा है शहरी मॉडल बैंक और चौथा है स्वयं सहायता समूह। तो जो सही जवाब है ये है आपका शहरी मॉडल बैंक। ठीक है, शहरी मॉडल बैंक भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के भीतर एक मान्यता प्राप्त मॉडल नहीं है। सूक्ष्म वित्त संस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि कम सेवा प्राप्त आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा सके। ठीक है, शहरी मॉडल बैंक आमतौर पर निम्न आय वाले समूहों के उद्देश्य से सूक्ष्म वित्त गतिविधियों से जुड़े नहीं होते हैं। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्वयं सहायता समूह और संयुक्त दायित्व समूह जैसे सूक्ष्म वित्त मॉडल अधिक प्रचलित हैं। ठीक है, ग्रामीण मॉडल बैंक की बात करें तो एक सूक्ष्म वित्त मॉडल जो बांग्लादेश में उत्पन्न हुआ और गरीबों को बिना संपार्श्विक के छोटे ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है। ठीक है, यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है और सामूहिक उधार के लिए समूह बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाता है। स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो यह ग्राम आधारित वित्तीय मध्यस्थता समिति जो आमतौर पर 10 से 20 स्थानीय महिलाओं या पुरुषों से मिलकर बनती है। वे अपने बचत को एक साथ जोड़ते हैं और सामूहिक निधि का उपयोग समूह के सदस्यों को छोटे ऋण देने के लिए करते हैं। ठीक है, संयुक्त दायित्व समूह यानी कि JLG की बात करें तो यह सूक्ष्म वित्त मॉडल जहां व्यक्तियों का एक समूह मिलकर ऋण प्राप्त करने और चुकाने के लिए आता है। यह पारस्परिक गारंटी पर आधारित है जो डिफॉल्ट के जोखिम को कम करता है और गरीबों के लिए क्रेडिट तक पहुंच को बढ़ाता है। ठीक है, सूक्ष्म वित्त संस्था की बात करें तो ऐसे संगठन हेतु होते हैं जो निम्न आय वाले व्यक्तियों या समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। वे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म ऋण, बचत, बीमा और प्रेषण जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही ढंग से सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में, सही है। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, यह भी सही है। तीसरा है अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था, ये भी सही है। और चौथा है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910 में, ये गलत है। ये कब हुआ था आपका? वर्ष 1930 में। ठीक है, दांडी मार्च जिसे नमक मार्च के रूप में भी जाना जाता है भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक प्रमुख अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। ठीक है, यह मार्च ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध का एक प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान था। गांधी जी साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय गांव दांडी तक 240 मील पैदल चले ताकि समुद्री जल से नमक का उत्पादन किया जा सके। ठीक है, और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने इस मार्च का शुरुआत कहाँ से किया था, तो ये आपका किया था साबरमती आश्रम गुजरात से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1955 में कार्वे समिति नामक एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने किस पर सलाह दी? ये आपका सलाह दिया था ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लघु उद्योग को बढ़ावा देने से। ठीक है, यानी कि प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। लघु उद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1955 में कार्वे समिति की स्थापना की गई थी। समिति ने शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर को कम करने के लिए ग्रामीण उद्योगों के विकास के महत्व पर बल दिया था। ठीक है, सिफारिशों में ग्रामीण कारीगरों और लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल था। समिति के काम ने औद्योगिक विकास को विकेंद्रीकृत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के विकास का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? ये आपका किया गया है भाग 3 में। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 शामिल है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को राज्य द्वारा की जाने वाली किसी भी मनमानी कार्यवाही से बचाना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। ये अधिकार कुछ प्रतिबंधों के अधीन न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्य अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। ठीक है,
भाग 4 की बात करें तो ये आता है आपका डीपीएसपी। इसमें इसमें अनुच्छेद 36 से 51 निहित है, ठीक है। और ये सिद्धांत राज्य को एक न्यायसंगत समाज स्थापित करने के उद्देश्य से नीतियां और कानून बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। ये गैर न्यायसंगत है, अर्थात ये न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये समाज कल्याण, आर्थिक कल्याण, कानूनी और प्रशासनिक सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हैं। भाग 4 ए की बात करें तो इसके अंतर्गत आपका मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये कर्तव्य अनुच्छेद 51 एक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और भारत के सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। ये संविधान राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान पर बल देता है और सौहार्द और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है, ठीक है। भाग 5 की बात करें तो ये यूनियन यानी कि संघ से संबंधित है, संघ कार्यपालिका से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी शामिल हैं। संसद और संघ न्यायपालिका की संरचना, शक्तियों और कार्यों को शामिल करता है, ठीक है। भाग 6 की बात करें तो ये राज्य से संबंधित है, राज्य सरकारों से यह संबंधित है, जिसमें राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य विधानमंडल शामिल है। राज्यों में उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना, शक्तियों और कार्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में पुलिकली यानी कि बाघ नृत्य कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होता है? ये आपका होता है ओणम के त्योहार में, ठीक है। पुलिकली जिसे बाघ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ओणम के त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक लोक कला रूप है। यह मुख्य रूप से भारत के केरल के त्रिशूर जिले में मनाया जाता है, ठीक है। कलाकार खुद को चमकीले पीले, लाल और काले रंग में बाघ और शिकारी के रूप में रंगते हैं और पारंपरिक ताल पर नृत्य करते हैं। ये प्रदर्शन ओणम समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कई दर्शकों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले स्व स्वामित्व वाले इनपुट की लागत किसको संदर्भित करती है? पहला ऑप्शन दिया गया है कुल परिवर्तनशील लागत को, दूसरा है अप्रत्यक्ष लागत, तीसरा है सीमांत लागत और चौथा है कुल लागत। जो सही जवाब है ये है आपका अप्रत्यक्ष लागत यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट को, ठीक है। कुल परिवर्तनशील लागत की बात करें यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो यह वह लागत होती है जो उत्पादन के स्तर के साथ बढ़ती या घटती है। अगर उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो यह बढ़ेगी और कम करेंगे तो घट सकती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर कच्चे माल की लागत, दूसरा है मजदूरों की दैनिक मजदूरी, तीसरा है उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली बिजली और चौथा है आपका पैकिंग सामग्री, ठीक है। ये सभी क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। मुख्य बिंदु की बात करें तो टीवीसी यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका उत्पादन पर निर्भर करता है। जीरो प्रोडक्शन पर जो टीवीसी होगी ये जीरो हो सकती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इन्हें ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है। ये वे खर्च होते हैं जिन्हें किसी एक विशेष उत्पाद से जोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन कुल उत्पादन को चलाने के लिए जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर ऑफिस का किराया, मैनेजर या फिर सुपरवाइजर का वेतन, बिजली पानी का सामान्य बिल और मशीनरी की मरम्मत, ठीक है। मुख्य बिंदु की बात करें तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं ये सीधे उत्पादन से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। कई उत्पादों या सेवाओं में साझा यानी कि शेयर्ड होते हैं। सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो सीमांत लागत वह अतिरिक्त लागत होता है जो एक और यूनिट उत्पादन करने पर आती है। यह कंपनी को यह निर्णय लेने में मदद करती है कि उत्पादन बढ़ाना लाभदायक होगा या फिर नहीं, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? मार्जिनल कॉस्ट को कुल लागत में परिवर्तन को डिवाइड किया जाता है उत्पादन में परिवर्तन से। उदाहरण के तौर पर अगर 100 यूनिट बनाने में कुल लागत 10,000 रुपये आ रहा है और 101 यूनिट बनाने में जो लागत आ रहा है वो 10,080 रुपये आ रहा है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो 80 रुपये आएगा, ठीक है। इसमें मुख्य बिंदु की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट वे कॉस्ट होते हैं जो कि उत्पादन निर्णयों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और लागत वक्र यानी कि कॉस्ट कर्व जो होता है उसमें ये मुख्य हिस्सा होते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। कुल लागत की बात करें यानी टोटल कॉस्ट की बात करें तो यह उत्पादन करने में आने वाली सभी प्रकार की लागतों का कुल योग होता है। इसमें स्थिर यानी कि फिक्स्ड और परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल दोनों प्रकार की लागतें शामिल होती हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट आपका कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, दोनों को जोड़कर।
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहलाता है? वे स्थिर लागत कहलाते हैं, जिसमें जैसे कि किराया, मशीनें, वेतन आदि, ठीक है? और वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं? जो परिवर्तनशील होते हैं। मुख्य बिंदु की बात करें तो टोटल कॉस्ट वे कॉस्ट होते हैं जो कि उत्पादन बढ़ने पर टोटल कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है? और टोटल कॉस्ट कभी शून्य नहीं होती है, क्योंकि जो टीएफसी यानी कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है? वो हमेशा रहती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रशासन और इन संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकने और उससे बचाव के उद्देश्य से है? पहला आपका ऑप्शन है इस्लामिक वक्फ बोर्ड तरक्कियती योजना, दूसरा है मौलाना वक्फ बोर्ड तरक्कियती योजना, तीसरा ऑप्शन है अवामी वक्फ बोर्ड तरक्कियती योजना और चौथा है ऑप्शन कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियती योजना। तो जो सही जवाब है ये है आपका कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियती योजना, ठीक है? इस योजना के बारे में बात करें तो IWBTS का उद्देश्य वक्फ संपत्ति प्रशासन में सुधार करना होता है। वक्फ संपत्ति धर्मार्थ या फिर धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित होते हैं। यह योजना वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकती है। यह वक्फ संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करती है, ठीक है? यह वक्फ संपत्तियों से राजस्व सृजन को बढ़ाती है और यह रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण पर केंद्रित है। यह वक्फ प्रबंधकों की क्षमता का निर्णय भी करती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंगछेदन क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था चंडीगढ़ में, ठीक है? भारत में अपनी तरह का पहला अंगछेदन क्लिनिक चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। यह क्लिनिक पश्चात स्नातक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्था के निर्देशक प्रोफेसर जगतराम द्वारा 1 फरवरी 2021 को उद्घाटन किया गया था, ठीक है? इसका उद्देश्य एक छत के नीचे सेवाओं का संग्रह प्रदान करके और महत्वपूर्ण समन्वय के साथ अंगछेदन रोगी देखभाल में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फर्म का उत्पादन फलन उपयोग किए गए इनपुट और डैश के बीच का संबंध है, ठीक है? तो ये आपका संबंध है फर्म द्वारा उत्पादित उत्पादन यानी कि आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म के द्वारा। प्रोडक्शन फंक्शन की परिभाषा क्या होती है? उत्पादन फलन इनपुट जैसे कि श्रम, पूंजी, भूमि, मशीनरी और उत्पादन यानी कि आउटपुट के बीच संबंध दिखाता है। इसे आम तौर पर ए से लिखा जाता है, कैसे? क्यू एफ ब्रैकेट में एल और के। क्यू क्या है यहाँ पर? आउटपुट है। और एल क्या है? लेबर और कैपिटल है, ठीक है? और ये फंक्शन ऑफ है, यानी कि जो आउटपुट आपका होता है वो फंक्शन होता है लेबर कैपिटल जैसे फैक्टर्स का, ठीक है? प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो तकनीकी संबंध यानी कि टेक्निकल रिलेशन होता है, ठीक है? और कीमतों से कोई सीधा संबंध इसका नहीं होता है। शॉर्ट रन में कुछ इनपुट स्थिर यानी कि फिक्स्ड रहते हैं और लॉन्ग रन में सभी इनपुट परिवर्तनीय यानी कि वेरिएबल माने जाते हैं, ठीक है? आउटपुट बढ़ाने का एकमात्र तरीका होता है इनपुट को बढ़ाना या फिर तकनीक की सुधार करना। शॉर्ट रन प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला आपका होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, यानी कि इसमें जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो बढ़ता है। दूसरा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न, इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो कम होने लगता है और यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, ठीक है? और जो तीसरा होता है नेगेटिव रिटर्न, ये जिसमें क्या होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है उसमें नकारात्मक हो जाता है, ठीक है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात करें तो यह लॉ केवल शॉर्ट रन में लागू होता है। जब किसी एक इनपुट को बढ़ाते या और बाकी इनपुट को स्थिर रखते हैं तो एक समय बाद मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगता है, ठीक है? और लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसके अंदर आता है आपका आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट। आइसो क्वांट क्या होता है? समान मात्रा के आउटपुट के लिए विभिन्न इनपुट संयोजन, ठीक है? और आइसो कॉस्ट क्या कहलाता है? समान लागत पर खरीदे जा सकने वाले इनपुटों के संयोजन को। जहां आइसो क्वांट बराबर होता है आइसो कॉस्ट के, उसे कॉस्ट मिनिमाइजेशन पॉइंट कहा जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित नौकरी प्लेटफॉर्म है? ये है आपका स्वराज क्षमता। स्वराज क्षमता विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित नौकरी पोर्टल तकनीकी अनुप्रयोगों के साथ उनके अवसरों को व्यापक बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह प्लेटफॉर्म दृश्य, श्रवण बाधा और गतिशीलता विकारों जैसे विकलांग लोगों को रोजगार खोजने में मदद करता है। आईआईटी हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घटक के लिए विशेषज्ञता प्रदान की थी, ठीक है? इस परियोजना को कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी सरकार डैश का नाम है? तो ये है आपका तटीय मैदान का नाम, ठीक है?
ये मैदान की बात करें तो पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा सीमा पर सुवर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। मैदान का एक बड़ा हिस्सा तटीय क्षेत्र से के जलोढ़ भरण का परिणाम है। ठीक है, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा, जिसमें कुछ सबसे बड़े डेल्टा शामिल है। पश्चिम तटीय मैदानों के विपरीत ये 120 किलोमीटर और औसत चौड़ाई वाले विशाल मैदान हैं। इस मैदान को महानदी और कृष्णा नदियों के बीच उत्तरी सरकार, जीर, कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच कर्नाटक के रूप में जाना जाता है। पूर्वी तट को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उत्कल तट, आंध्र तट और कोरोमंडल तट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलकुट किस राज्य में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में सबसे बड़ा है? ये मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। ठीक है, ये मनाया जाता है आपका मिजोरम राज्य में पावलकुट त्योहार, और यह मिजो लोगों के 2 मुख्य फसल त्योहारों में से एक है। पहला है आपका चपचारकुट और दूसरा है पावलकुट। ठीक है, पावलकुट कब मनाया जाता है? यह दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। यह किस चीज का उत्सव है? तो अच्छी और भरपूर फसल मिलने पर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का त्योहार ये है। ठीक है, इसे स्ट्रॉ हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। उत्सव की प्रमुख गतिविधियों के बारे में बात करें तो पारंपरिक मिजो नृत्य और गीत होता है, सामूहिक दावत होता है और स्वांगनावत नाम का विशेष रस्म भी होता है, जिसमें माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम व सम्मान दिखाने की रस्म है। ठीक है, पारंपरिक पोशाक पहनना, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें इस कार्यक्रम का, यह माना जाता है कि पुराने समय में मिजो किसान जब भरपूर फसल प्राप्त करते थे तो वे देवताओं को धन्यवाद देने के लिए सामूहिक भोजन और उत्सव मनाते थे। यह परंपरा आज भी जीवित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक अधिनियम 1992 में किस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? ये आपका प्राप्त हुआ है 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वें संशोधन की बात करें तो भारत के संविधान में 1992 में लागू किया गया था 73वां संशोधन। ठीक है, पंचायती राज संस्था जिसके तहत जोड़ा गया था, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, यह संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसमें ग्रामीण, मध्यवर्ती में ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 73वें संशोधन ने पंचायतों के नियमित चुनावों का भी प्रावधान किया, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। ठीक है, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया, जिससे समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला था। ठीक है, और कितना 1/3 रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, संशोधन ने पंचायतों को स्थानीय योजना और विकास के लिए विशिष्ट शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ सशक्त बनाया। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और स्थानीय शासन में लोगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना था। ठीक है, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो यह आपका किया गया था वर्ष 1990 में। इससे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। पहले यह काम केवल एक विशेष अधिकारी देखता था। इस संशोधन ने अनुच्छेद 338 में बदलाव किया। आयोग को निम्न अधिकार मिले: पहला, शिकायतों की जांच; दूसरा है संवैधानिक सुरक्षा व संरक्षण; तीसरा है सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट। ठीक है, और चौथा है सरकार को सिफारिशें देना। ये सभी अधिकार आयोग को दिए गए। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो यह आपका किया गया था वर्ष 1992 में। इसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यह संशोधन था। इस संशोधन ने दिल्ली और पुडुचेरी का विधानसभा को भी राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल किया। पहले यूटीज की विधानसभाओं को यह अधिकार नहीं था। ठीक है, 75वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह आपका किया गया था वर्ष 1994 में। यह संशोधन किरायादारी और किराया नियंत्रण कानून से जुड़ा था, यानी कि रेंट कंट्रोल लॉ से ये जुड़ा था। ठीक है, इसमें रेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रावधान किया गया ताकि किराया संबंधी विवादों के समाधान की प्रक्रिया तेज हो सके। इसका उद्देश्य क्या था? पहला, लंबित मामलों को कम करना; दूसरा, किराया विवादों का त्वरित निपटारा; और तीसरा आपका अदालतों पर बोझ कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई तीर्थंकर अपना नश्वर शरीर त्यागता है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, निर्वाण की बात करें तो जैन धर्म में जब कोई तीर्थंकर, एक आध्यात्मिक शिक्षक जिसने जन्म और मृत्यु के चक्र यानी कि संसार को जीत लिया है और मुक्ति का मार्ग दिखाया, अपना नश्वर शरीर छोड़ता है तो उसे निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है।
यह आत्मा के सभी कर्म बंधन से पूर्ण मुक्ति और अनंत आनंद और स्वतंत्रता की स्थिति की प्राप्ति का प्रतीक है। ठीक है। निर्वाण जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य होता है। यह सभी कर्मों के उन्मूलन के माध्यम से प्राप्त होता है जो क्रियाओं, विचारों और शब्दों के माध्यम से संचित होते हैं। यह तीर्थंकर केवल ज्ञान यानी कि सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद मुक्ति का मार्ग उपदेश देता है। अपने जीवन काल के अंत में वे अपने भौतिक शरीर को त्याग देते हैं और निर्वाण प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसे पारंपरिक अर्थों में मृत्यु नहीं माना जाता है बल्कि पुनर्जन्म के चक्र से अंतिम मुक्ति कहा जाता है। ठीक है। ताप कल्याण की बात करें तो ताप कल्याण एक तीर्थंकर के सांसारिक जीवन के त्याग और तपस्या को अपनाने की शुभ घटना को संदर्भित करता है। यह तीर्थंकर बनने के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। यह तीर्थंकर के अपने नश्वर शरीर को छोड़ने से संबंधित नहीं है। सिद्धशिला की बात करें तो सिद्धशिला सिद्धों का निवास स्थान है, मुक्त आत्माएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। इसे अस्तित्व के 3 लोकों निचला लोक, मध्य लोक और ऊपरी लोक से परे माना जाता है और यह उन लोगों के लिए अंतिम गंतव्य है जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली है। ठीक है। जन्म कल्याण की बात करें तो जन्म कल्याण का तात्पर्य तीर्थंकर के शुभ जन्म से है। यह एक तीर्थंकर के जीवन में 5 प्रमुख घटनाओं यानी कि पंच कल्याणक में से एक है। ठीक है। यह जैनियों द्वारा मनाया जाने वाला एक हर्षोल्लास का अवसर होता है। यह तीर्थंकर के त्याग और अंततः निर्वाण की प्राप्ति से पहले होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये आपका जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। ठीक है। भारतीय संविधान के 11 मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A में वर्णित। ये मूल कर्तव्य नागरिकों को यह बताते हैं कि देश के प्रति उनका नैतिक और राष्ट्रीय दायित्व क्या है। ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना यानी कि माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ठीक है। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह कर्तव्य माता पिता और अभिभावकों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। यह राइट टू एजुकेशन जो कि आर्टिकल 21A से है, इससे भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। इस कर्तव्य से सुनिश्चित होता है कि सभी बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपके कांदला, जेएलएन पोर्ट, नहवा सेवा, पारादीप और चौथा है मझगांव। तो जो सही जवाब है ये है आपका पारादीप। ठीक है। कांडला पोर्ट की बात करें तो इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट। ये गुजरात राज्य में स्थित है और भारत के सबसे बड़े व व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। कच्छ की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कच्छ में यह स्थित है और 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया था। और मुख्य निर्यात की बात करें इस पोर्ट से और आयात की तो यहाँ पेट्रोलियम उत्पाद, नमक, खाद्यान्न, स्टील का निर्यात और आयात होता है। जेएलएन पोर्ट की बात करें इसका अन्य नाम नहवा सेवा पोर्ट भी है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई के पास नवा सेवा में स्थित भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ठीक है। देश के कुल कंटेनर ट्रैफिक का लगभग 55% यहीं से होता है। इसकी आधुनिक सुविधाओं के कारण इसे गेटवे ऑफ इंडिया के पश्चिमी तट का प्रमुख कंटेनर पोर्ट कहा जाता है। मुख्य कार्य की बात करें तो कंटेनर हैंडलिंग, लॉजिस्टिक हब और अंतरराष्ट्रीय व्यापार इस पोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। पारादीप की बात करें तो ये पूर्वी तट उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। मुख्य रूप से खनिज, कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात आयात यहाँ से होता है। ठीक है। यह भारत के पूर्वी तट पर सबसे महत्वपूर्ण गहरे पानी यानी कि डीप वाटर बंदरगाहों में से एक है। पारादीप बंदरगाह से कच्चे माल की आपूर्ति कई इस्पात और उर्वरक कारखानों को होती है। मझगांव की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जहाज निर्माण और पनडुब्बी निर्माण केंद्र है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां यहीं बनती हैं। यह देश का सबसे पुराना शिपयार्ड माना जाता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आए वे सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नया प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।